अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग 12th मैथ का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? द फंक्शंस व्हिच डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। द फंक्शंस which defined by algebraic expressions। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपके पास पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा ये कौन सा होगा जी? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय ये जो फंक्शन है ये इस तरह डिफाइंड है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus so on plus a 2 x square plus a 1 x plus a naught। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह है कि x की पावर n है, फिर वो n minus 1 होगी, n minus 2, n minus 3 एंड कम होते होते x की पावर 0 हो जाएगी। तो x की पावर 0 क्या होती है 1 और x की पावर 1 फिर 2। ठीक है, इसी तरह ये n है, ये भी इसी तरह कम होते होते 0 तक आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास जो है n जो है ये आपके पास है नेचुरल नंबर। इसको आप नेचुरल नंबर कह लें या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लें। ठीक है, या नेचुरल नंबर कह लें, एक ही बात है। और आपके पास ये जो ये कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक होगी बात, ये सारे के सारे रियल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक हो गया, यानी कि आपका n अगर 0 ना हो तो इस फंक्शन की डिग्री क्या होगी? n होगी। इसके बाद इसी का आगे एक टॉपिक है, इसी के अंदर ही है लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन में आपके पास अगर a n 0 के इक्वल ना आए देन a n is leading कोएफिशिएंट। ठीक है, देन फिर a n आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसकी स्टूडेंट एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी? फॉर एग्जांपल आपके पास अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है या एक फंक्शन है हमारे पास 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब देखें इसमें ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 5 है। अब इसके जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा। मतलब अब यहाँ पे आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 3। ठीक होगी बात? अच्छा, ये था पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके बाद है लीनियर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर फंक्शन क्या है वो देखिए। सेकंड है लीनियर फंक्शन।
A function f r to r defined by f of x is equal to ax plus b. ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, इस साइड में से इसकी एग्जांपल्स भी देख लें आप. ठीक है, ये हमारे पास जो इस तरह का फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं. एग्जांपल क्या है, मतलब आपके पास f of x is equal to 3x plus 5. ठीक है, इस तरह आप 0 एग्जांपल बना लें, या इन अदर वर्ड्स आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हो, अ फंक्शन, a polynomial function of degree 1. A polynomial function of degree 1 is called linear function. That is, f of x is equal to ax plus b. ठीक हो गया. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो डोमेन होगी ना लीनियर फंक्शन की, जो डोमेन होगी, ठीक है, डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन, वो आपके पास ऑल रियल नंबर होगी. ठीक है, और जो रेंज होगी आपके पास, रेंज ऑफ, यानी कि ये डोमेन को शो कर रहा है डी, और ये जो आर है ये रेंज को शो कर रहा है. तो रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन वो भी आपके पास ऑल रियल नंबर हो. ठीक हो गया. इसके बाद है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, वो देखते हैं. थर्ड पे है आइडेंटिटी फंक्शन. a function f r to r defined by f of x is equal to x r is called linear function. ठीक हो गया. जैसे हमने पढ़ा है कि f of x जो है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है ना. ये फंक्शन में हमने ये पढ़ा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा. मतलब सिंपल ये है कि जो आप x की वैल्यू पुट करोगे वो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी. मतलब अगर आप x1 रखते हैं तो y 1 आ जाएगा आपके पास, अगर x2 रखते हैं तो y 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन, सॉरी, ये आइडेंटिटी फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन है. और इसकी जो डोमेन होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो भी ऑल रियल नंबर है, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो भी ऑल रियल. ठीक हो गया. लेकिन जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो यूं बनेगा, y इक्वल टू एक्स है ना. जब आप x को 1 रखते हो, ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रा किए तो y 1 आता है. जब x को आप 2 रखते हो y 2 आता है. जब x को -1 रखते हो तो y, मतलब जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3. अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो यहाँ, ठीक है, -1 -2, यहाँ पे -1 -2. तो अब जब आप 1 रखेंगे x में तो उसका भी आंसर बन, एक पॉइंट ये बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, इसी तरह इधर बन जाएगा. तो ये आप एक ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, वैसे तो आपको डेफिनेशन का ही चल जाएगा सिंपल, लेकिन आपको इसका भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट, थर्ड के बाद फोर्थ है इसका कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है. ठीक है, a function fr to r, a function fr to r defined by f of x is equal to a. a जो है ये एक कांस्टेंट नंबर,
ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जो ए है वो भी आर में से बिलोंग, क्योंकि हम आर से आर ले रहे हैं। अगर एक्स से वाई लेंगे ना ये फंक्शन, तो फिर एक्स जो है कैपिटल एक्स में से बिलोंग करेगा, यहाँ पे वाई होगा तो ए जो है वो वाई में से बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब इसमें देखना है आपने स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देखनी है। जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ना वो 2 आ, 3 आ, 4 आ, कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन आ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपके पास 4 आ, तो ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लीनियर फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन कब होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू का आया था पेपर में कि जो आपके पास लीनियर फंक्शन है ना ये कांस्टेंट कब होता है। देखिए जरा, अगर आपके पास a 0 हो जाए इसमें, ठीक है ना, इसको 1 का चाहे नाम दे दें, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके खुदा दे, बी के खुदा दे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है ना आपको, ठीक हो गया, क्योंकि वेरिएबल तो नहीं है ना। आप x को 1 रखेंगे तो फिर भी b आएगा, x को 2 रखेंगे फिर भी b आएगा, x को 3 रखेंगे फिर भी b आएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कुछ हो गया था, जिस तरह यहाँ पे है। अब x को 1 रखेंगे फिर भी a आएगा, 2 रखेंगे फिर भी आएगा, 3 रखेंगे फिर भी आएगा, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि आपके पास इसका जो ग्राफ बनेगा, फर्ज कर लें ये है आपके पास, ये लाइन सपोज कर लें, वो 4 है ना हमारे पास। अब देखें सपोज कर लें यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। ये देखें ना एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बताया कि y के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको देख लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y 4 है। अब देखिए आप x को चेंज कर दे रहे हैं। x जब आपका 0 था तब भी इसका आंसर 4 है, जब x आपका 1 है तब भी y का आंसर 4 आ रहा है ना, ठीक है। जब x आपके पास 2 है तो y का आंसर फिर भी 4 है, क्योंकि ये y एक्सिस को हम यहाँ पे चल रहे हैं। x की वैल्यू 3 रखी फिर भी 4 है, -1 रखी फिर भी 4 है, -2 रखी फिर भी 4। तो ये एक लाइन बन गई इसकी कांस्टेंट फंक्शन के लिए ना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास, अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो चलिए ये देख लें। डोमेन इसकी बात की जाए इस फंक्शन की, तो वो ऑल रियल नंबर हो गया। और जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी आपके पास, जो रेंज होगी वो ये, मतलब अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये 4 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, तो वो आपके पास a आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या है, 4 है इस एग्जाम्पल के। इसके बाद है आपके पास रैशनल फंक्शन। क्या रैशनल फंक्शन, a function is of the form, a function is of the form p of x over q of x। यानी अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए और p of x भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, और q of x भी आपका पॉलिनोमियल है, वेयर p of x and q of x are polynomials। इसकी डोमेन हो गया वो, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी इस फंक्शन की, इसको अगर मैं कोई नाम दे दूं फंक्शन का, r of x का नाम दे देते हैं, of x आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी आपके पास डोमेन होगी, बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे, ठीक है। ये नंबर इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास कौन से होते हैं, जैसे आपके पास फंक्शन है sin x, ठीक है। इसकी हम डोमेन बता देंगे और इसकी रेंज बता देंगे। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, अब सेकंड ईयर में। अच्छा, आपके पास क्या होगा, फंक्शन sin x होगा और इसकी जो डोमेन होगी ये ऑल रियल नंबर्स हो। ऐसे लिख लें इसको, चाहे ऐसे लिख लें, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी तरह भी आप इसको लिख, इसको डिनोट करने का ये तरीका था। इसके बाद रेंज है आपके पास, तो रेंज जो है वो साइन फंक्शन के लिए
-1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल होगी, ठीक है, -1 से +1, ठीक हो। इसके बाद जो cos x आपका फंक्शन है स्टूडेंट्स, उसके लिए भी उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी और रेंज आपके पास -1 से 1 होगी। इसके बाद जो tan x है, अब देखिए tan x को क्या लिखा जा सकता है, sin x ओवर cos x, ठीक है ना। अब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे अभी आपको बताया कि वो रैशनल फ्रैक्शन में डोमेन क्या होती है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और q ऑफ x, तो यहाँ पे आपके पास cos ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। जब cos ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होगा तो आपके पास x जो है वो इक्वल नहीं आएगा 2n+1 इंटू पाई/2, ठीक है। और इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन ये वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इन नंबर्स पे ये आपके पास ओड नंबर्स का फार्मूला है। अगर इन नंबर्स को इस x की जगह पे पुट किया जाए तो cos का आंसर 0 आ जाता है। तो जब डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ जाए तो फिर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो लिहाजा इस वजह से ये वाले नंबर्स नहीं होंगे। अगर आप n को 0 रखते हो तो पाई/2 आता है, तो cos 90 0 होता है। अगर n को 2 रखते हो या 1 रखते हो तो 3 पाई/2 आता है, तो आपके पास cos 3 पाई/2 भी 0 होता है। 2 रखते हो तो 5 पाई/2 आता है, वो भी 0 होता है। 3 रखते हो तो 7 पाई/2 आता है, वो भी 0 होता है। मतलब ये ओड फंक्शन का फार्मूला है 2n+1 और पाई/2 उसका मल्टीपल, ठीक है। ओड का जो मल्टीपल होगा उस पे cos क्या होगा, 0 होगा, ओड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, ठीक हो गया। ऐसे लिख लें इसको, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें की बात, ये डोमेन होगी इसकी और ये रेंज है, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास cot x है। cot x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, cos x बाय sin x। अब इसमें भी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन sin x को 0 के इक्वल नहीं रखना, तो x आपके पास डज नॉट इक्वल टू n पाई आएगा। साइन जो है अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं n पाई की जगह पे, ठीक है, मतलब कि n की जगह पे 0 रखें तो पाई का 0 आ जाएगा। तो x को अगर इधर 0 रखें तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। अगर n को 1 रखें तो पाई आ जाएगा, sin पाई 0 होता है। अगर n को 2 रखें तो 2 पाई आ जाएगा, sin 2 पाई भी 0 होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से x डज नॉट इक्वल टू n पाई कर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये रेंज इसकी जो है, इसकी भी रेंज ऑल रियल नंबर आती है, क्लियर होगी बात। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंड x। जो कोसेकेंड x है वो हमारे पास होता है 1 बाय sin x के। अब देखिए सिंपल है, डिनोमिनेटर में sin x आ गया, मतलब ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है उसमें ये सात कंडीशन होती है, x डज नॉट इक्वल टू n पाई आ गया, ठीक है। और इसके लिए जो रेंज होगी ना कोसेकेंड के लिए, वो होगी आपके पास, अगर मैं इन फंक्शंस को y का नाम दे दूं, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके पास y ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा और y लेस और इक्वल टू -1 होगा। ये होगी रेंज कोसेकेंड की, और सेकंड की भी यही रेंज होगी, y इज इक्वल टू सेकंड x, और सेकंड x आपके पास 1 बाय cos होता है। अब जिसके डिनोमिनेटर में cos आ जाए उसके लिए रेंज में क्या कंडीशन होती है कि x जो है वो 2n+1 इंटू पाई/2 नहीं होना चाहिए, और जो रेंज होगी सेकंड की वो भी यही होगी, y ग्रेटर और इक्वल टू 1, y लेस और इक्वल टू -1, ठीक हो गया। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेकंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं थर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनकी डोमेन रेंज बतानी है। अच्छा अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास पहले फंक्शन, फिर डोमेन और फिर रेंज। फंक्शंस, डोमेन और रेंज। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें, आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो आपके पास फंक्शन है उसका जो इनवर्स जब आ जाता है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन हैं इनका इनवर्स तब ही एग्जिस्ट करेगा जब इनकी
डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिंक करवा के वो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक में अभी जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल नहीं है। तो अब हम इसको डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है जी। उसमें ये है आपके पास, जब आपने इसकी डोमेन को देखना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी डोमेन को कैसे देखना है आपने, ये जो रेंज है ये क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। लेकिन जो डोमेन है वो रेंज नहीं बनेगी, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। अब इसका आपको मैं सिंपल फार्मूला बताता हूँ। आपने पता क्या करना है, ये जो आपके पास है ना वैल्यू 1 पे साइन इनवर्स लगा दे तो आपके पास क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। -1 पे साइन इनवर्स लगा दे तो -π/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी रेंज है। फिर इसी तरह y = cos इनवर्स ऑफ x है, इसकी ये जो रेंज है डोमेन बन जाएगी। अच्छा यार, इस पे भी लगाएं, cos इनवर्स पे 1 करें तो 0 आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -1 करें तो पाई आ जाएगा। अब इसको इंटरवल की शेप में इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास जब इंटरवल लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, फर्ज कर ले a और b है ना, तो कंडीशन ये होती है साथ जो a होता है ना वो लेस होना चाहिए b से, लेकिन अब ये पाई जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो लिहाजा पाई को इधर ना लिखें, इधर लिख लें 0, पाई। क्लियर होगी बात, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास है y = tan इनवर्स ऑफ x। अब जो रेंज है वो डोमेन बनेगी, ये r जो है ये क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन, ठीक हो गया। और r को आप कैसे लिख सकते हो, -∞ से +∞। आप +∞ पे tan इनवर्स लगाएंगे तो π/2 आ जाएगा, -∞ पे tan इनवर्स लगाएंगे तो -π/2 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें इसमें साथ ये कंडीशन भी लिखी हुई थी डोमेन। अब आपने ये देखना है कि जो आपके पास साइन ओवर कोस होता है ना tan, अब ये -π/2 से π/2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर -π/2 होता है, इधर π/2 होता है। हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, रास्ते में कौन पड़ता है, 0। तो cos 0 क्या होता है, इसको देखना था, cos 0 1 होता है ना, तो लिहाजा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसके साथ कोई कंडीशन नहीं आएगी, -π/2 से π/2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है आपके पास स्टूडेंट y = cot इनवर्स ऑफ x। अब cot इनवर्स ऑफ x के लिए क्या होगा, अब देखिए इसकी जो रेंज थी वो डोमेन बन गई ऑल रियल, -∞ से +∞। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें जब आपने cot इनवर्स है ना वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जब आपने इधर लगाना है ना तो 1/∞ के साथ cot लगाना, यानी कि cot इनवर्स cot है ना आपके पास, तो वो tan का उल्ट होता है ना, तो आपने जब इस पे tan इनवर्स लगाना है, क्योंकि cot इनवर्स के लिए तो पढ़ा नहीं हमने, लेकिन इसको उल्टा देना है, 1/+∞ आ जाएगा। तो समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। जब इस पे लगाएंगे tan इनवर्स ऑफ 1/-∞, तो ये होगा तो 0 ही, लेकिन ये बिहेव नेगेटिव का देगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर फिर पाई आता होता है। तो अब आपके पास इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 से पाई ओपन इंटरवल आ जाएगा, पाई से 0 नहीं लिखना, 0 से पाई, ठीक होगी बात, ये इस तरह आ जाएगा। अब 0 से पाई के रास्ते में क्या आता है, π/2 आता है, ठीक है ना। 0 से पाई के रास्ते में क्या आता है, π/2 आता है ना, तो π/2 पे साइन डिफाइंड है, साइन क्या आता है, साइन 91 होता है, तो सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास y = कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x। अच्छा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ये रेंज है, तो इसमें क्या होगा, x > 1, x < -1। अच्छा यार, अब इसके बाद आपके पास क्या है, जो इसकी डोमेन है वो तो छोड़े ना, उसका उससे तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा यार, अब आपने क्या करना है, इसमें इस पे आप ऐसा करना है, इसका रेसिप्रोकल लेके, कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/1 कर दे, जैसे यहाँ पे cot इनवर्स था ना, तो tan इनवर्स ऑफ 1/∞ किया, साइन इनवर्स ऑफ 1/1 करें, तो ये क्या आता है आपके पास,
ये साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा जो कि पाई बाय 2 है। अच्छा, फिर साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर -1 करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर -1 ये माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर और इक्वल है मतलब क्लोज्ड को शो करेगा, तो मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ जाएगा। अब इसके रास्ते में कौन पड़ता है, जीरो पड़ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई। अब जो कोसेकेंड है वो 1 बाय साइन के इक्वल होता है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, तो लिहाजा इस पे साथ कंडीशन आएगी कि जो y है ना, क्योंकि रेंज के लिए हम y यूज करते हैं, जो y है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह सीकेंड इनवर्स के लिए देखें स्टूडेंट्स, सीकेंड इनवर्स ऑफ x के लिए क्या होगा, डोमेन तो जो रेंज है इसकी वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे रेंज के लिए y यूज करते हैं ना, y आ रहा है इधर x यूज करें, -1 x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब इसके लिए कोज आएगा, इसके रेसिप्रोकल पे कोज इनवर्स लगा, मतलब कैसे होगा, कोज इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 तो ये जीरो आ जाएगा, कोज इनवर्स ऑफ 1 ओवर -1 तो ये -1 होगा, तो ये पाई आ जाएगा, मतलब 0 से पाई और क्लोज्ड इंटरवल। और रास्ते में क्या आता है जी, पाई बाय 2 आता है। पाई बाय 2 पे कोज क्या होता है, 0 होता है, तो लिहाजा इस वजह से आपने साथ लिख देना है कि y जो है पाई बाय 2 नहीं होना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, फंक्शन f r2r defined by f of x is equal to a पावर x कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो a है ना तो 1 होना चाहिए और वो a जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ठीक है। और जो x है वो आपको पता है रियल नंबर है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, ये चीज आ गई आपको। इसकी एग्जांपल्स क्या बनेंगी, एग्जांपल स्टूडेंट्स इसकी क्या बनेगी वो देखिए। मतलब आप इसको लिख सकते हैं f of x is equal to a की जगह पे 2 रख दें, 2 की पावर x। आप इसमें f of x is equal to e की पावर x कर लें या e की पावर ax कर लें। तो स्टूडेंट्स 5 है इसका अब logarithmic फंक्शन। if a की पावर y is equal to x, then log ax, ठीक है, is equal to y, log ax is equal to y is the logarithmic function। अच्छा, इसमें भी कंडीशन तो वही रहेगी, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल जो है। ए जो है वो 1 नहीं है और ए ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास ए जो है वो 10 हो जाए, ठीक है, देन log 10 को आप LG से डिनोट करोगे और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है कि अगर आपके पास a जो है वो e हो जाए तो ये आपके पास आ जाएगा log बेस में e आ जाएगा, इसको नेचुरल ln से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है इसका नेचुरल लॉग। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक x जो है स्टूडेंट्स इक्वल होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। tan हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये तो साइन कोस और tan हाइपरबोलिक आ गए ना हमारे पास।
अब जो कोसेकेंट है ये इनके रेसिप्रोकल है। जैसे कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है ये रेसिप्रोकल है साइन का, 1 बाय साइन हाइपरबोलिक होगा तो वो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब 2/e⁻x माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह सेकंड हाइपरबोलिक एक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 बाय, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो e⁻x प्लस e⁻−x। इसी तरह स्टूडेंट्स कोड हाइपरबोलिक एक्स जो है उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x बाय e⁻x माइनस e⁻−x। ये आपके पास क्या है हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। इसमें से आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास है 7 है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं वो देखिए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये स्टूडेंट इक्वल होता है ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक हो गया फॉर ऑल x। नेक्स्ट है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो tan हाइपरबोलिक के लिए आपके पास है 1/2 ln 1 प्लस x पावर 1 माइनस x, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही आपके पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x क्या होगा। ये स्टूडेंट इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, और इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। इसके बाद सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। और कोड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x जो है 1/2 ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। कुछ आकर इसमें ln हमारे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 है, वो यही लिख लेते हैं 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, लेकिन साथ कंडीशन लगा देते हैं x मॉड इज ग्रेटर देन, लेकिन इसके लिए x मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। इसके लिए भी x मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक होगी बात। तो इसमें आपके पास x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाएगी। इस तरह इनकी जो है ये कंडीशंस होती है, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, तो डेफिनेशन है इसकी, इफ y is easily expressed in term of the independent variable x is called then y is called explicit of x, then y is called explicit function of x, ठीक है। it is denoted by सिंबॉलिकली, ये कैसे डिनोट होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंपली देखिए वो कह रहा है कि y जो है वो इजीली एक्सप्रेस हो जाए इन टर्म ऑफ x, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स है आपके पास,
देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है जी, ये इजीली एक्सप्रेस, या y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये इसकी एक्सप्लिसिट फंक्शन की ये एग्जांपल्स आ जाएगा। इसके बाद है 9 पे है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? जो इजीली एक्सप्रेस ना हो, जिनके सो मिक्स्ड अप हो। इफ x and y are so mixed up, ठीक है, and y cannot expressed in term of x, ठीक है, it is denoted by f of x y is equal to 0, ये ऐसे होगा आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसकी, एग्जाम्पल होगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी तरह और कोई एग्जाम्पल बना लें आप इसी तरह। अब देखिए y इजीली एक्सप्रेस नहीं हो रहा इन टर्म ऑफ x, अब जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो y भी साथ उधर चला जाएगा, अगर y कॉमन लेंगे तो x इधर फंस जाएगा, x प्लस y रह जाएगा, उधर जाकर डिवाइड होगा तो y भी उधर चले जाएगा, तो इस वजह से ये इजीली एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह एक दो और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है जी। इफ x and y are the functions of parameter थीटा और टी और एक्स्ट्रा, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। द इक्वेशंस x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कर रहे हैं या टी कर रहे हैं, एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू g ऑफ टी आर पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब सिंपली मैं आपको बताता हूं, सिंपली स्टूडेंट्स ऐसे है कि कोई दो वेरिएबल किसी तीसरे पैरामीटर पे, किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें, उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास x इज इक्वल टू 80 या 280 कर लें, ठीक है, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें तो इस तरह का। इसके अलावा आपके पास ये जो है ये पैराबोला के लिए, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पैराबोला के लिए। पैराबोला की शेप जो होती है, अब देखें फर्ज कर ले मैं यहां से t निकालता हूं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ओवर a, इसमें लागू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y a into x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, क्योंकि हमने ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये a से कट गया तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a y के, ठीक है। ये y एक्सिस के लॉन्ग पैराबोला बन गई, ऐसे करके समझा नहीं बात, ठीक है। तो इस तरह ये आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपने इसकी एग्जांपल ये दे दी कि ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसी तरह सर्कल की क्या है, सर्कल की है जी आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल देना चाहे तो एलिप्स के लिए आपके पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। इसी तरह हाइपरबोला के लिए आपके पास है हाइपरबोला की
ये एमसीक्यूज आ जाते हैं स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा।